हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर डीएन गुप्ता। कैसे बच्चों आप सब? बच्चों आज जैसे कि आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि हम लोग अब जो यूनिट नंबर 10 है उसका जो चैप्टर है इकोसिस्टम उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज इकोसिस्टम इस चैप्टर में आज हमारे यहाँ लेक्चर नंबर 1 है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यस, और इकोसिस्टम की कैटेगरी क्या होती है। और फाइनली इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। और यहां से आपको पता है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और बोर्ड में हर साल यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। यस, दो चीजें सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों। अगर इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमें देखने हो, जैसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो टर्म इकोसिस्टम है, इस टर्म इकोसिस्टम को जो गिवन बाय आर्थर टेंसले ने ये जो टर्म है इकोसिस्टम, ये टर्म दिया था। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, पूछा जा सकता है आपसे कि इकोसिस्टम टर्म्स को किसने दिया। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है वास्तव में इकोसिस्टम है क्या। तो जिस तरीके से हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारी सेल होती है, ठीक वैसे ही बच्चों इस पूरे नेचर का जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है बच्चों, वो होता है हमारा इकोसिस्टम। तो वास्तव में इकोसिस्टम क्या है? ये फंक्शनल यूनिट है किसकी? नेचर की। वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरएक्ट अमंग themselves and also with the surrounding physical environments। अगर आपको पहला लेक्चर याद हो जिसमें हम लोग ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन स्टार्ट किया था, वहां पर भी मैंने कुछ चीजें आपको क्लियर करी थी। मैंने आपको बताया था जैसे बच्चों अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की, जैसे अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की, तो ऑर्गेनिजम्स प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। अब अगर एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म, मतलब हम बोले अगर सिंगल स्पीसीज के बहुत सारे मेंबर्स अगर एक जगह पर हैं, तो हम क्या बोल देते हैं कि ये इस पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन है। तो एक ही सिंगल स्पीसीज के कई ऑर्गेनिजम्स मिलके उस पर्टिकुलर एरिया में उस स्पीसीज की पॉपुलेशंस को बनाते हैं। यस, लेकिन एक बात आपको क्लियर है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पे ऐसा तो नहीं कि एक ही स्पीसीज होगी, अलग अलग स्पीसीज होंगी। प्लांट की हो सकती है, एनिमल की हो सकती है, ह्यूमन की हो सकती है। तो ये जो कई स्पीसीज एक ही जगह पर, या कह लें कई स्पीसीज की पॉपुलेशन जो एक जगह पर रहती है, तो हम इसको सिंपल बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। तो ये जो कम्युनिटी है, जिस इन्वायरमेंट में कम्युनिटी रह रही है, तो वहां पर कई एबायोटिक फैक्टर होंगे। एबायोटिक फैक्टर का मतलब जैसे वहां की हम बात कर ले कि लाइट कितनी है, टेम्परेचर कितना है, वाटर या प्रेसिपिटेशन कितना है। तो ये सब जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, इन एबायोटिक फैक्टर का जो कम्युनिटी के साथ बच्चों इंटरएक्शन है, इसी पूरे इंटरएक्शंस को मिला के हम बोल देते हैं क्या बच्चों? इकोसिस्टम। क्लियर है इकोसिस्टम क्या होता है? तो कम्युनिटी और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो इंटरएक्शन है, इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो सिंपल से हम बात कर सकते हैं कि एक इकोसिस्टम क्या है। तो एक इकोसिस्टम में आपको कम्युनिटी मिलेंगी, एबायोटिक फैक्टर्स मिलेंगे, उनके बीच में इंटरएक्शन होंगे, स्पीसीज टू स्पीसीज के बीच में इंटरएक्शन होंगे, और इन सारी स्पीसीज का अपने एबायोटिक फैक्टर के साथ जो इंटरएक्शन होता है, इसी को फाइनली हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो हमारा पूरा जो बायोस्फीयर है क्या है? ये भी तो एक इकोसिस्टम है। और एक इकोसिस्टम के अंदर बच्चों कई इकोसिस्टम भी हो सकते हैं और होते भी हैं। क्लियर है बच्चों कि इकोसिस्टम क्या होता है? यहां पर मैंने आपको क्या बताया इकोसिस्टम क्या है। अगर फाइनली हम देखें, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरएक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब एबायोटिक फैक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इंटायर बायोस्फीयर, यस, पूरे बायोस्फीयर अगर हम बात करें तो एज ग्लोबल इकोसिस्टम के रूप में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इतना बड़ा जो बायोस्फीयर है क्या है? ये भी एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। एज ए कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। अगर हम बात करें तो अर्थ में ही आपको कई इकोसिस्टम मिलेंगे। पॉन्ड का इकोसिस्टम अलग मिलेगा, डिजर्ट का आपको अलग मिलेगा, टेरेस्ट्रियल का आपको अलग मिलेगा, फॉरेस्ट का अलग आपको अलग मिलेगा। मतलब एक ही मेगा इकोसिस्टम के अंदर आपको कई इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं।
ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम कैटेगरीज की बात करें इकोसिस्टम की, तो बच्चों जो इकोसिस्टम है वो हमारा एक्वेटिक भी हो सकता है, यस, ये हमारा टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, ये हमारा मैन मेड भी हो सकता है। तो मुख्यतः 3 तरीके के इकोसिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा, एक्वेटिक, सेकंड कौन सा, टेरेस्ट्रियल, और थर्ड कौन सा आपको मैन मेड। अब जैसे एक्वेटिक से क्लियर है, ऐसा इकोसिस्टम जो वाटर में प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। जैसे एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं पॉन्ड की, लेक की, वेटलैंड, रिवर की एंड एस्चुरीज की। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल में जैसे आप जानते हैं फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अपना अलग होता है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट का इकोसिस्टम होता है। ठीक वैसे ही मैन मेड इकोसिस्टम जैसे आप बात करें एक्वेरियम की, ध्यान में ले आते हैं ना एक्वेरियम, उसके अंदर मछलियां रहती हैं, यस, तो उस छोटे से एक्वेरियम का भी इकोसिस्टम होता है, यस। जैसे क्रॉप फील्ड, यस, ये मैन मेड है। जैसे जो किसान है पूरी जो फसल उगाते हैं एक पूरा खेत में, तो उसमें भी एक इकोसिस्टम जनरेट होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर हमने क्या सीखा, हमने पहला पॉइंट ये सीखा कि इकोसिस्टम टर्म्स को किसने दिया था आर्थर टेंसले ने। सेकंड, इकोसिस्टम क्या है, फंक्शनल यूनिट है नेचर की। थर्ड पॉइंट हम लोग ने ये सीखा कि पूरा का पूरा इंटायर बायोस्फीयर, उसको हम एक ग्लोबल इकोसिस्टम के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, और इस ग्लोबल इकोसिस्टम के अंदर कई आपको लोकल इकोसिस्टम भी देखने को मिलेंगे। अगर हम कैटेगरीज की बात करें बच्चों, तो 3 तरीके के इकोसिस्टम देखने को हमको मिले, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और मैन मेड। चलिए इस जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और पॉइंट्स को बच्चों क्लियर करते हैं। अगर हम बात करें इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी इकोसिस्टम में आप देखेंगे वहां पर अलग अलग स्टेटा होंगे, वहां पर कुछ प्रोड्यूसर्स होंगे, वहां पर प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, टर्सरी कंज्यूमर होंगे, टॉप कार्निवोरस होंगे। तो हर का अपना एक स्ट्रेटिफिकेशन होगा, एनर्जी का फ्लो होगा प्रॉपर। तो अगर हम बात करें, अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें डिफरेंट स्पीसीज की, जो आपको डिफरेंट लेवल में आपको देखने को मिलेंगे, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे सिंपल सी बात करें, अगर हम एक इकोसिस्टम को नंबर पे अगर हम बात करें बच्चों, तो आपको पता है सबसे पहले कौन से आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे। प्रोड्यूसर्स में क्या होगा, हम इसको T1 लेवल बोलेंगे। इसके बाद प्रोड्यूसर्स को खाने वाले कौन से होंगे, हर्बिवोर्स होंगे, उनका लेवल हो जाएगा T2। इनको खाने के लिए थर्ड लेवल होगा, हो जाएगा T3, और सबसे बाद में हो जाएगा T4। तो एक्चुअली T1, T2, T3 और T4 ये क्या है, ये वास्तव में एक स्ट्रेटिफिकेशन है। इसमें आपको डिफरेंट स्पीसीज आपको मिलती हैं डिफरेंट स्ट्रेटा पे। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या कौन मिलेंगे, यहां पर आपको ऑटोट्रॉफ्स मिलेंगे, प्रोड्यूसर्स मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा, हर्बिवोरस खाएगा। जैसे खरगोश है, गाय है, ये क्या हो जाएंगे, इनका T2 लेवल हो जाएगा। अब इनको खाने वाले कौन हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए फॉक्स मान लेते हैं, फॉक्स खा जाएगी किसको, खरगोश को, तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा। और फॉक्स को भी कौन खा सकता है, शेर खा सकता है। तो फाइनली आप देखें कि डिफरेंट स्टेटा पे आपको डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलती है। वही पॉइंट यहां पर बताया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्री ऑक्युपाइज टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट, shrubs the second and the herb and the grasses occupy the bottom layer। तो ये आप देखिए, इसके बायोमास के आधार पर भी आप देख सकते हैं, नंबर पर भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेटा पे आपको डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें बच्चों की, कोई भी अगर आप इकोसिस्टम देखें, तो किसी भी इकोसिस्टम को बनाने में 4 फैक्टर्स मुख्यतः आपको दिखेंगे। पहला फैक्टर्स कौन सा होगा, प्रोड्यूसर्स, जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे। फिर डीकंपोजिशन भी होगा, वहां पर डीकंपोजर होंगे, क्योंकि जब डेथ होगी उन स्पीसीज की, चाहे वो प्लांट हो एनिमल्स की हो, तो उनका क्या होगा, डीकंपोजिशन होगा, डेट्रीवोर्स वहां पर होंगे। थर्ड, एनर्जी का फ्लो होगा। और फोर्थ, वहां पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की साइकिल रन करेगी, चाहे फास्फोरस हो, चाहे कार्बन हो, या मिनरल साइकिल्स रन करेगी। इन सभी की बात हम लोग ऑलरेडी यहां पर हम लोग करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग ने क्या समझा कि किसी भी इकोसिस्टम्स को बनाने में 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला, प्रोडक्टिविटी, सेकंड, डीकंपोजिशन,
थर्ड एनर्जी का फ्लो एंड फोर्थ न्यूट्रिएंट साइकिल। अगर ये चारों फैक्टर प्रॉपर तरीके से अपना वर्क कर रहे हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो हम बोलेंगे इकोसिस्टम बहुत ही स्टेबल है। तो इन इकोसिस्टम को कैसे ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, कैसे स्टेबल कर सकते हैं, चलिए जरा इसकी हम लोग बात अब हम लोग कर लेते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लें, जैसे अगर देखिए पॉन्ड का प्रॉपर इकोसिस्टम दिखाया गया है, तो यहां पर आपको प्रोड्यूसर्स मिलेंगे। आप देखिए जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये छोटे छोटे ये देखिए प्लांट्स आपको मिल रहे हैं, सबमर्ज्ड भी प्लांट हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स भी हैं। तो ये सब क्या है, सब के सब प्रोड्यूसर्स हैं। क्यों? क्योंकि सबके सब ऑटोट्रॉफ हैं। ये सन एनर्जी को ट्रैप करेंगे और उसको फाइनली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, इसको कौन खाएगा? इसको जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो खाएंगे। सेकंड, जब ये स्पीसीज जो यहां पर पॉन्ड्स में हैं, इन स्पीसीज की डेथ भी होगी। तो डेथ होगी, इनके बॉडी में भी मिनरल्स होंगे। मिनरल्स की साइकिल को रन करने के लिए वहां पर डीकंपोजर होंगे। तो यस, वहां पर डीकंपोजिशन प्रोसेस भी चलेगी प्रॉपर इस पॉइंट्स में। थर्ड, एनर्जी का फ्लो होगा। एनर्जी का फ्लो कहां से होगा? प्रोड्यूसर से टॉप कॉर्निवोरस तक होगा। अभी जब एनर्जी फ्लो की बात करेंगे, उसमें 10% लॉ की बात करेंगे कि हर स्टेटा पे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, उसको फाइनल हम करेंगे। एंड फोर्थ, यहां पर जो न्यूट्रिएंट साइकिल को रन कराते हैं बच्चों, वो डीकंपोजर होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे चार फैक्टर इस पॉन्ड्स के इकोसिस्टम को स्टेबल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए अब जरा हम लोग इस पॉन्ड के इकोसिस्टम को एक सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम का एक एग्जांपल लें और एग्जांपल के रूप में हम पॉन्ड के इकोसिस्टम को अगर हम देखें, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से प्रॉपर रन करता है और वहां पर किस तरीके से ये चार फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि अगर हम बात करें किसी भी पॉन्ड के इकोसिस्टम में, तो आपको वहां पर एबायोटिक फैक्टर मिलेंगे। एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं? एबायोटिक फैक्टर है जैसे वाटर है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक साल्ट है, सॉइल है, यस, और आपको पता है सोलर एनर्जी। यस, सोलर एनर्जी को ही ट्रैप करके जो प्लांट हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो क्या करते हैं? इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर लेते हैं और फाइनली इसको क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी अर्थात ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। फाइनली लाइट आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोसिस्टम में। तो यहां पर जो एबायोटिक फैक्टर है पॉन्ड के इकोसिस्टम में, वो क्या क्या है? आपका वाटर है, यस, टेम्परेचर है, सॉइल है, लाइट है, ये सब के सब एबायोटिक फैक्टर होते हैं। अगर हम बात करें यहां पर आपको बायोटिक फैक्टर बच्चों कौन कौन से मिलेंगे, तो बायोटिक फैक्टर मिलेंगे फाइटोप्लैंक्टन, जैसे एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन है, कुछ सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो पानी में डूबे हुए हैं, कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सब के सब क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं और बायोटिक फैक्टर्स का ही पार्ट है। तीसरा, अगर आप देखें पॉन्ड के इकोसिस्टम में, तो यहां पर आपको कंज्यूमर मिलेंगे। कंज्यूमर कौन होंगे? प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे, टर्सरी होंगे। अब जैसे मान लो फाइटोप्लैंक्टन है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा? छोटे छोटे इंसेक्ट खाएंगे। इंसेक्ट को कौन खाएगा? मछली खाएगी। तो जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन हुए, वो क्या हुए? प्रोड्यूसर हुए। और इंसेक्ट जो इसको खा रहे हैं, वो क्या हुए? प्राइमरी कंज्यूमर हुए। और इंसेक्ट को जो मछलियां खा रही हैं, वो क्या हुआ? सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। और मछलियों को बड़ी मछलियां खा रही है, तो टर्सरी कंज्यूमर हुआ। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप देखेंगे, तो कंज्यूमर का मतलब क्या है? कंज्यूमर्स जनरली कहां से स्टार्ट होंगे? ये आपको प्रोड्यूसर्स के बाद जो स्टार्टिंग होती है, वो कंज्यूमर की स्टार्टिंग होती है, प्राइमरी से लेकर टॉप कॉर्निवोरस तक। वो सबके सब क्या है? सबके सब कंज्यूमर से। यस, जैसे कंज्यूमर स्टार्टिंग कहां से हो जाती है? जू प्लांक्टन से स्टार्टिंग हो जाती है, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं पॉन्ड की इकोसिस्टम में। जू प्लांक्टन में आ जाते हैं आपके जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें पॉन्ड के इकोसिस्टम में, तो आप डीकंपोजर देख लीजिए। जहां पर डीकंपोजर्स आर द फंगी हैं, बैक्टीरिया हैं और कुछ बैक्टीरिया भी हैं। ये सब क्या होते हैं? डीकंपोजर की तरह काम करते हैं। ये न्यूट्रिएंट साइकिल को रन कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फाइनली अगर आप देखें यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है कि जो ऑटोट्रॉफ हैं, वो पर्टिकुलर टाइम में सनलाइट को ट्रैप करके जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं, हम बोलते हैं वो उस प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्टिविटी है। और इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी प्रोडक्टिविटी होती है।
यस बच्चों, ये पॉइंट जरूर याद रखना है। हर एक ऑर्गेनिज्म की, हर एक स्पीशीज की अपनी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट की इकोसिस्टम में आपको एबायोटिक फैक्टर भी मिल रहे हैं, बायोटिक फैक्टर भी मिल रहे हैं, कंज्यूमर भी है, डिकम्पोजर भी है और प्रोड्यूसर्स भी हैं। इन सभी ने मिला के प्रॉपर तरीके से पॉइंट की इकोसिस्टम को स्टेबल कर रखा है। दूसरी बात करें कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब भी प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, फिर प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर होती है कहां पर, प्राइमरी कंज्यूमर में। ऑटोट्रॉफ ने जितनी एनर्जी ट्रैप किया है उसका सिर्फ 10% ट्रांसफर होता है। मान लेते हैं कि अगर प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने 10,000 जूल एनर्जी उनके पास है, तो प्राइमरी कंज्यूमर में उसका सिर्फ 10%, मतलब सिर्फ 1000 जूल ही एनर्जी ट्रांसफर होगी, और जो नेक्स्ट वाली लेवल है उसका फिर 10% ट्रांसफर होगी, मतलब सिर्फ 100 जूल ट्रांसफर होगी। क्लियर है बच्चों? और एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, प्रोड्यूसर से फाइनली टॉप कार्निवोरस तक होगा। और जैसे जैसे स्टेटा की ओर आगे की ओर हम बढ़ते जाएंगे, 90% एनर्जी का लॉस हो जाएगा और सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होगी एक स्टेटा से दूसरे स्टेटा की ओर। इसको 10% ला भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और कुछ पॉइंट को समझते हैं। यस, अगर हम देखें बच्चों तो जितने भी इकोसिस्टम इस ग्लोबल इकोसिस्टम में, मुख्यतः उनको उनके साइज के आधार पर हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मेगा इकोसिस्टम, दूसरा माइक्रो इकोसिस्टम और थर्ड नैनो इकोसिस्टम। मेगा इकोसिस्टम का एग्जांपल सबसे अच्छा कौन सा है? ओशियन है। आपको पता है जो समुद्र है एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है यहाँ पे। सेकंड, माइक्रो इकोसिस्टम की बात करें एक छोटे लेवल पे, जैसे पॉन्ड का अपना इकोसिस्टम होता है, एक झील का अपना इकोसिस्टम होता है। और अगर नैनो इकोसिस्टम की बात करें तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर में भी आपको एक इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो 3 तरीके के इकोसिस्टम है, मेगा है, माइक्रो है और नैनो इकोसिस्टम। इसके एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रोडक्टिविटी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। जरा इसकी डिफिनेशंस को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है तो हर एक स्पीशीज या हर एक इंडिविजुअल की अपनी प्रोडक्टिविटी होगी। यस, चलिए समझते हैं प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। बच्चों अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इट्स प्रोडक्टिविटी। इसे सिंपल सी बात हम करें, मान लीजिए एक इकोसिस्टम है और एक ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है। तो ग्रासलैंड के इकोसिस्टम में आपको पता है छोटे छोटे श्रब्स हैं, जो झाड़ियां हैं, वो ग्रासलैंड का ही पार्ट है। तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बच्चों, जो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है, ये सन की जो एनर्जी है उसको ट्रैप करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की मदद से फाइनली इसको क्या करेंगे, ये केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देंगे। केमिकल एनर्जी क्या है बच्चों? ग्लूकोज। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में फूड का प्रोडक्शन होता है। तो एक्चुअली अगर हम बात करें कि प्रोडक्टिविटी क्या है, तो अगर हम बात करें कि ये जो ऑटोट्रॉफ है, ये ऑटोट्रॉफ इस सनलाइट की एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये जो रॉ मटेरियल है इसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, C6 एस्टर O6। तो ये जो कन्वर्जन है, ये जो बना है ग्लूकोज, यही तो इस ऑटोट्रॉफ की प्रोडक्टिविटी है। क्लियर है? अब सिंपल सी बात सोचिए कि अगर कोई ऑटोट्रॉफ को कोई हर्बीवोर्स खा रहा है, कोई हर्बीवोर्स खा रहा है, तो जब हर्बीवोर्स खाएगा तो आपको पता है एनर्जी का ट्रांसफर कितना होगा? सिर्फ 10% होगा। अब यहां पर जो हर्बीवोर्स हैं वो जो एनर्जी इससे ले रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने इससे ग्लूकोज लिया, तो ग्लूकोज को क्या करेंगे? वो रेस्पायर करेंगे, रेस्पायरेशन प्रोसेस में, और एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। तो एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है? प्रोडक्टिविटी तो वो भी है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहां मिलेगी? ऑटोट्रॉफ पे। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहां से स्टार्ट होगी? हर्बीवोर से, अर्थात सेकेंड लेवल से। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, मैंने दोनों बता दिया। तो अगर हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों कि जो प्लांट्स हैं वो क्या है? सबके सब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं।
ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर अर्थात ग्लूकोज को बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन याद रखिए, जो ये सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके ये जो केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, तो इसमें जो पूरा प्रोडक्शन होता है, टोटल जो प्रोडक्शन होता है, हम उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन आपको पता है ये कैसे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से प्रोसेस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को फाइनली हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम C6 एसिटल O6 में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि प्लांट जो है अपनी एनर्जी को बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए रेस्पिरेशन करेंगे, तो रेस्पिरेटरी लॉस होगा। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में अगर हम रेस्पिरेटरी लॉस को अगर माइनस कर दें बच्चों, तो आएगी हमारी नेट प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आई? फिर से मैं आपको बता देता हूं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है, जैसे सपोज दैट कोई प्लांट है, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि कोई प्लांट है, यस, और ये प्लांट मान लेते हैं कि ये हम मान लेते हैं कि 100 केजी मान लो ग्लूकोज बनाता है। कितना बनाता है, 100 केजी ग्लूकोज बनाता है, और इस ग्लूकोज को बनाने में, 100 केजी ग्लूकोज को बनाने में उसको 1 साल लगता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है एनुअली वो 100 केजी है? क्लियर है? अब क्या होगा, इस 1 साल में आपको प्लांट जो है उसको एनर्जी की भी जरूरत होगी। एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, उसको एनर्जी एटीपी के फॉर्म में चाहिए, और एटीपी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, तभी तो एटीपी बनेगा। तो एटीपी बनाने में क्या होगा, इस एनर्जी का लॉस होगा। तो जो एनर्जी का लॉस होगा किसकी वजह से हुआ है, रेस्पिरेशन की वजह से हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। तो अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में इस रेस्पिरेटरी लॉस को अगर हम माइनस कर दें, तो बच्चों हमें क्या निकल के आएगा, हमें निकल के आएगा नेट प्रोडक्टिविटी। क्या निकल के आएगी, नेट प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, आपकी जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से अगर हम रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर दें, तो हमारा नेट प्रोडक्टिविटी निकल के आ जाएगी। यहां पर आर क्या है, वह है रेस्पिरेशन लॉस ड्यूरिंग यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉसेस बाय प्लांट। आपको पता है जो ऑर्गेनिक मैटर है, ग्लूकोज है, हम क्या करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ग्लूकोज को हम साइटोप्लाज्म में ले आते हैं, ग्लूकोज से हम पायरुविक एसिड बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, पायरुविक एसिड का हम कन्वर्जन करते हैं किसमें, एसिटिल कोएंजाइम में। और अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है, तो ये एसिटिल कोएंजाइम जब एसिटाइलेशन करेंगे, फिर हम क्रेब साइकिल में एंट्री कराते हैं, और क्रेब साइकिल में क्या बनाते हैं, हम एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं, और जो एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं उनको हम, जो NADH2 है, FADH प्लस H प्लस है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, वहां पर आपको पता है वहां पर प्रॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और वहां पर फाइनली हम कन्वर्जन करते हैं, एटीपी बनाते हैं। तो फाइनली हमने ग्लूकोज को यूज किया कि नहीं किया, और रेस्पिरेटरी लॉस भी हमारा हुआ क्योंकि ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया है। तो इस तरीके से जो रेस्पिरेटरी लॉस है, अगर रेस्पिरेटरी लॉस को हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से बच्चों घटा दें, तो हमारी नेट प्रोडक्टिविटी निकल के आ जाएगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों कि रेस्पिरेटरी लॉस कितना होता है, तो अगर आप देखें बच्चों, तो ऑटोट्रॉफ में जो रेस्पिरेटरी लॉस होता है वो 20% होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, हर्बीवोरस में जो रेस्पिरेटरी लॉस है वो 30% है, और जो कार्निवोरस में जो रेस्पिरेटरी लॉस होता है बच्चों वो 60% होता है। मतलब आप देखें कि ऑटोट्रॉफ से हर्बीवोरस और कार्निवोरस की ओर बढ़ेंगे तो 20%, 30% और 60% लॉस हो रहा है। ये क्रम आपको जरूर याद रखना है। और रेस्पिरेटरी लॉस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि जो हम लोग एनर्जी बनाते हैं यस ग्लूकोज से, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का लॉस भी होगा तभी तो एटीपी एनर्जी बनेगी, तो उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। तो ऑटोट्रॉफ में 20% है बच्चों, हर्बीवोरस में 30% है, और कार्निवोरस में 60% है। अगर हम बात करें यहां पर कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है बच्चों, इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉफ्स।
हर्बिवोर्स एंड डीकंपोजर। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अर्थात जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जब हमने रेस्पिरेटरी लॉस को घटा दिया तो हमें क्या मिली, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होती है हेटेरोट्रॉफ्स के लिए, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो चाहे वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो। लेकिन यहां पर जो कंज्यूमर है बच्चों हर्बिवोर्स और डीकंपोजर के लिए हमेशा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो बायोमास है वही बच्चों अवेलेबल रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यस अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मैंने क्या बताया, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके बच्चों, अगर हम बात करें तो प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है बच्चों वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड्स करती है ऑन वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो अवेलेबिलिटी क्या है न्यूट्रिएंट्स की, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है प्रोड्यूसर्स की, उस पर डिपेंड करेगी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी। अर्थात अगर सनलाइट बहुत अच्छी अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अवेलेबल है, वाटर प्रॉपर अवेलेबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा है, तो निश्चित रूप से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर हम बात करें बच्चों कि पूरे बायोस्फीयर की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, पूरे बायोस्फीयर की, ग्लोबल बायोस्फीयर की अगर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी की हम बात करें बच्चों तो टोटल ये होती है 170 या 170 बिलियन टन्स। और इस 170 बिलियन टन्स में आपको जो ओशियन की, समुद्र के अंदर की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो मिलेगी 55 बिलियंस। और जो टेरेस्ट्रियल है बच्चों, टेरेस्ट्रियल की मिलेगी, अगर आप इससे घटा लो तो कितना आएगा, 115 बिलियन टन। इसका मतलब क्या है कि ओशियन की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है और टेरेस्ट्रियल की इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्यों जाता है। इसका सिंपल सा रीजन ये है बच्चों कि ओशियन में पहला फैक्टर तो ये है कि यहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है ओशियन में, और दूसरा फास्फोरस की कमी होती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, नेट प्रोडक्टिविटी वो घट जाती है। दूसरा रीजन क्या है, आपको पता है कि जो सनलाइट है वो ओशियन में वो जो पेनिट्रेशन है वो ज्यादा से ज्यादा, आपको अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपको ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर से ज्यादा लाइट नीचे जाती ही नहीं है, सबका सब अंधेरा है। तो जो 20 मीटर की लेयर है वहीं पर तो प्रॉपर आपको 10 से 20 मीटर में ही तो आपको प्रॉपर फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगी। और फोटोसिंथेसिस मेन रीजन है और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के। तो जितना अब चूंकि यहां पर ओशियन में क्या हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से लाइट भी नहीं मिल रही, 10-20 मीटर के बाद लाइट खत्म हो जा रही है, पहली चीज। सेकंड, नाइट्रोजन की कमी है। तीसरा, फास्फोरस की कमी है। इसकी वजह से जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो ओशियन की सिर्फ 55 बिलियन टन होती है, जबकि टेरेस्ट्रियल में आपको 115 बिलियन टन देखने को मिलेगी। यस, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, इसको हमें समझना होगा और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में देखा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है बच्चों तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और अगर ये लेक्चर अभी आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे सारे लेक्चर्स आपको एक ही जगह मिल जाए तो आपको करना क्या है कि गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, DNC माई एजुकेशन कैबिन। इसको डाउनलोड कर लो, यहीं पर आपको सारे नोट्स भी PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और लगातार आपकी नीट की प्रिपरेशन और बोर्ड की प्रिपरेशन इसी तरह से होती रहेगी। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।